सबसे ज़्यादा जो फाइल होने वाला वीज़ा है वो टूरिज्म वीज़ा है। बिल्कुल। और टूरिस्ट वीज़ा के अंदर बहुत से लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और उस पर्पस के लिए आप सब्सटैंशिएट क्या करते हैं विद योर इंटेंशन, विद योर SOPs, विद योर डॉक्यूमेंटेशन कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। विजिट वीज़ा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए क्या ट्रैवल एजेंट के पास जाना बेहतर रहेगा या एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास? Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk, where we discuss almost everything related to visas and immigration. In today's episode, we are going to discuss on a very interesting topic, visit visas. किस तरह आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के विजिट वीज़ास इजीली सिक्योर कर सकते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड UK। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह से आप रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। To have this very important discussion, we are once again honored to have our CEO and Senior Immigration Consultant, Mr. Adil Smail. So let's welcome him. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, thank you so much for joining us once again. थैंक यू। सो जिस तरह आज आपने जाना कि आज हम विजिट वीज़ाज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, चूँकि समर वेकेशंस भी अराउंड द कॉर्नर हैं, तो लोग चाहते हैं ट्रैवल करना, और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, इनके वीज़ाज़ हम देखते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है सिक्योर करना। तो आपसे हम जानेंगे, एक तो पहले तो कैटेगरीज बता दीजिएगा किस किस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और क्योंकि ये हर बंदे की, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को विज़िट करे, और ख़ास तौर पर जो डिमांड है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा है, और जिसमें सर फहरिस्त UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यूरोप भी है, लेकिन चूँकि ये जो कंट्रीज़ हैं UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये ज़्यादातर रिफ्यूज़ल्स देते हैं लोगों को, क्योंकि इनको नहीं समझ में आता और ना वो सेटिस्फाई होते कि जो एस्पिरेंट आ रहा है, जो अप्लाई कर रहा है, वो क्या वापस जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, वीज़ा जो हैं वो तो बड़े सीधा से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टूरिज़म करना है, आपने जो है बिज़नेस के ऊपर विज़िट करना है, आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं या एग्जीबिशंस हैं या कोई नेगोशिएशंस हैं, तो आप उसके लिए विज़िट कर रहे हैं, और मेडिकल के लिए आप विज़िट कर रहे हैं, या आप फैमिली विज़िट कर रहे हैं कि आपके कोई रिलेटिव्स वहाँ मौजूद हैं और आप विज़िट करना चाहते हैं। ये पर्पज़ ऑफ विज़िट के अंदर आता है, जो सबसे पहला इवैल्यूएशन का पॉइंट है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप किस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उस पर्पस के लिए आप सब्सटैंशिएट क्या करते हैं विद योर इंटेंशन, विद योर SOPs, विद योर डॉक्यूमेंटेशन कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो फाइल होने वाला वीज़ा है वो टूरिज्म वीज़ा है, और टूरिस्ट वीज़ा के अंदर बहुत से लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और ख़ास तौर पर वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि अगर वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, ख़ास तौर पर UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो वो ये नहीं देखते कि पहले हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। जी हाँ। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपने कंसिडर करना है जब भी आप इन कंट्रीज़, बड़ी कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास 8-10 कंट्री, 5 कंट्री, 6 कंट्री अच्छी कंट्रीज़ जो टूरिज़्म वाली हैं, जैसे मलेशिया है, दुबई है, टर्की है, और बाकू है, और आप श्रीलंका भी है, सिंगापुर भी है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। यूरोपीय कंट्रीज़ को आप गए नहीं गए हैं, तो ये देखा जाएगा हिस्ट्री के अंदर कि आपका टूरिज़्म, आप कह रहे हैं कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं, लेकिन आपकी टूरिज़्म बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल। तो इस सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ चेक की जाती है कि पहले आपका ट्रैवल हिस्ट्री होना और मजबूत होना वो ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपका स्ट्रॉन्ग टाइज अपनी कंट्री में भी होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी एक डिटेल में बता चुके हैं कि 3 ही बुनियादों के ऊपर वीज़ा इवैल्यूएशन होती है। पर्पस ऑफ द विजिट, स्ट्रॉन्ग टाइज इन योर ओन कंट्री, और साथ में आपके फंड्स आपके पास अच्छे हैं तो आप अप्लाई करना चाहिए। बी इट टूरिज्म या आप फैमिली विजिट कर रहे हैं, तो आपको ये 3 चीज़ों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि वीज़ा ऑफिसर को लॉजिकली जो है वो इवैल्यूएट करना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क के अतराफ़ में जो कंट्रीज़ है पहले वहाँ पर ज़रूर ट्रैवल करें, ताकि आपका जो पर्पज़ है वो बड़ा वाज़ेह हो जाए। बट ये जो असूल है बेसिकली फैमिली विजिट के ऊपर इतना एप्लीकेबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 5-6 कंट्रीज़ करें और फिर फैमिली, आपके भाई हैं, आपकी मदर हैं, आपके सिस्टर्स हैं, बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या कोई ओकेजन फैमिली मेम्बर्स में से आपको अटेंड करना है, तो अब यहाँ पर ये असूल नहीं काबिल अमल होगा। अब आपको जो है वो देखना होगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग टाइज अपनी कंट्री में है कि नहीं है, विच कंपेल मी टू कम बैक। फिर मैं जो है वो इसको अप्लाई करूंगा। तो टूरिज्म में आपके थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना स्ट्रॉन्ग टाइज एंड फंड्स, ये दोनों चीज़ों को देखा जाएगा, और
यहाँ आपको ट्रैवल हिस्ट्री दरकार था, वहाँ पर आपको स्पॉन्सर की अब हिस्ट्री दरकार होगी। राइट। उसकी ट्रैवल नहीं होगी, लेकिन उसके अपना स्टेटस, वो करता क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके पास अकोमोडेशंस क्या है, और उसके स्टेटस अपने तौर पर कंट्री में क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी, तो फैमिली विजिट बन जाएगी। और मेडिकल के लिए तो ऑब्वियस एक रीज़न है कि मेडिकल के लिए आपका मेडिकल रीज़न होना चाहिए, फंड्स आपके पास होने चाहिए, उसमें भी आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ऐसा ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। सो जिस तरह आपने फैमिली विजिट का बताया, ये मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट अप्लाइड वीज़ा कैटेगरीज में शामिल होता है। अक्सर लोगों के अजीज़ वकारे बाहर होते हैं, तो उसके हवाले से बताइएगा कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्पॉन्सर के पार्ट पे एप्लीकेंट्स को देखना चाहिए कि वो ज़रूरी हों, तब जाकर वो अप्लाई करें। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सभी को पता होता है, हम उसको रिपीटेटिवली बता देते हैं कि इन्विटेशन लेटर और स्पॉन्सर का अपनी हिस्ट्री, राइट, वो अगर है तो ही आपको जो है वो स्पॉन्सर के लिए अप्लाई करना चाहिए या फैमिली रिलेटिव के लिए होना चाहिए। और जो स्पॉन्सर कर रहा है, अब वो अगर हो सकता है कि ये भी एक मौका हो कि वो किसी शादी में बुला रहे हैं, किसी तकरीब में आपको इनवाइट कर रहे हैं, या गेट टुगेदर है, तो इसलिए वो स्पॉन्सर अपने लेटर में सारी चीज़ को कवर करे, और फिर एकोमोडेशन अपनी बताए, लीज डॉक्यूमेंट्स हैं या ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताए, यूटिलिटी बिल्स उसके अंदर लगाए, अपना एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो बहन कर रही हैं, चाहे भाई कर रहे हैं, या कोई स्पाउस है या वाइफ है, तो वो खुद क्या है, या उनके स्पाउसेस अगर कमाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो प्रॉपरली इवैल्यूएट ऑडिट करके सबमिट करना चाहिए, जिसमें इन्विटेशन सबसे पहले है, एंड देन स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट ज़रूरी है, और साथ में फंड्स, बिल्कुल उनके भी फंड्स उतने ही जो है इवैल्यूएट होंगे जितने आपके होंगे। कि ऐसा नहीं होगा वो जीरो पे बैठे हुए और किसी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो उनके अपने, जिसको आम अल्फाज में कह सकते हैं कि स्पॉन्सर के हालात देखना बहुत ज़रूरी, अनटिल लेस कि आपके पास एक्सेप्शनल केस है, खुदा ना खास्ता किसी की बीमारी है, किसी की जो है ना वो डेथ है, या कोई इस तरह से आप कोई ऐसे मौके पर जा रहे हैं, तो फिर वो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, और जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, जहाँ डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल हो, वहाँ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करें। राइट। सो जिस तरह आपने टूरिज्म पर्पज़ के लिए बताया कि स्ट्रॉन्ग टाइज अपनी कंट्री में होना बड़ा ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर लोगों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकेंगे कि स्ट्रॉन्ग टाइज में उन्हें क्या क्या चीज़ें जो है वो वीज़ा ऑफिसर के सामने पिच करनी चाहिए। देखिए, स्ट्रॉन्ग टाइज के अंदर आपको ये देखना होगा कि आप करते क्या हैं। राइट। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, ठीक है, फ्रॉम टैक्सेस, फ्रॉम आपके चैम्बर्स और आपके NTN, और सारे वो डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेबल होते हैं प्राइवेट लिमिटेड से लेकर, लिमिटेड कंपनी से लेकर, और सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, लेटर फ्रॉम द बैंक्स जो आपको वेरीफाई करेंगे, तो आपकी एक्टिविटी नजर आ रहा है, और एक्टिविटी भी ऐसी कि ऑन गोइंग एक्टिविटी हो। 4 साल पहले बिजनेस कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रूव नहीं कर पा रहे हैं आप कि भाई वो ऑन गोइंग है, और एक लुक्रेटिव और एक फ्लरिश्ड जो है वो आपका बिजनेस है जो आपको खींचता है आपको लेके आने के लिए, और आप फिर टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये मेन स्ट्रॉन्ग टाइज यही। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, और आपका ऑन गोइंग आपकी सैलरीज नज़र आ रही हैं, कि लेटर्स फ्रॉम एम्प्लॉयर आप ले रहे हैं कि जाना क्यों चाहते हैं, और उसकी छुट्टियां आपको क्यों मिल रही हैं और कैसे मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखेंगे तो ये मेन स्ट्रॉन्ग टाइज है। इसके अलावा जो हजरात शादीशुदा हैं या सिंगल भी अगर हैं तो पेरेंट्स हैं, उनको भी डिफाइन करना कि यहाँ फैमिली में कौन कौन है। लोग डिस्क्लोज नहीं करते, उसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर को दुश्वारी होती है सेटिस्फाई होने में और उसको डिसीजन लेने में, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग टाइज है। फैमिली है तो आप अपने बच्चों के बारे में बताएंगे, आपके अपने घर वालों के बारे में बताएंगे, ऑन गोइंग अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके स्टूडेंट्स के जो है ना आप अप्रूव करेंगे कि ये स्टडीज़ कहाँ कर रहे हैं, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। प्लस आपके पास एसेट्स हैं, आप एसेट्स को लगाएंगे, एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग टाइज के अंदर आती हैं। बिल्कुल ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स के जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की आपने बात की कि फ़ंड्स का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है, तो अक्सर लोग इसी के हवाले से परेशान भी होते हैं कि एग्जैक्टली क्या बैंक स्टेटमेंट उनके जहन में होनी चाहिए कि ये होनी चाहिए ताकि आपका वीज़ा सिक्योर करना आसान हो। देखिए, एज सच तो कोई बेंचमार्क है नहीं, सही है ना कोई गाइडलाइन में है कि इतना फिक्स डिपॉजिट और ये फिक्स अमाउंट होना चाहिए, जैसे इमिग्रेशन में होता है, कनाडा में होता है, लेकिन एज सच यहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अपने तौर पर एडवाइस कर सकते हैं एज पर द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज कि कम से कम भी एक शख्स जो अप्लाई कर रहा है वो 1 मिलियन पाक रुपीज़ के मद में कम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्काई इज द लिमिट है, लेकिन इससे कम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा उतना। हालांकि मना नहीं है, कोई बेंचमार्क तो नहीं है, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप अगर 10 लाख से कम है आपके पास पैसे, और आप मैनेज कैसे करेंगे अपने ट्रिप को, और पैसे बचे हैं कितने आपके पास, और वो आपके लिए वो सफिशिएंट हैं बात की भी ज़िंदगी के लिए, तो ये सारी बातें आपको कन्विंस करनी पड़ेगी। बट बेहतर ये है कि 1 मिलियन पाक रुपीज़
इक्विवेलेंट अमाउंट जो भी आपके पास है वो आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल, मिनिमम बेंचमार्क जो है वो एटलीस्ट 1 मिलियन होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल टिकट फेयर्स भी हैं वो भी इतने हाई हैं, तो आपके टिकट के अखराजात में और चीज़ों में ही जो है वो 2 से 3 लाख लग चीज़ जाएंगे। क्योंकि लोग सवाल करेंगे कि भाई एक के लिए तो फैमिली के लिए कितना होगा, 2 के लिए कितना, तो आप 1 मिलियन जो है वो पर बंदे के हिसाब से आप रखें, Right. क्योंकि आपके पास आपको जैसे आपने कहा कि टिकट भी लेने हैं, फिर वहाँ पर अगर टूरिज्म मकसद ही टूरिज्म है तो आपको कहीं जाना है, टिकट्स लेने हैं, एंट्रेंस एडमिशन टिकट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देखनी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टूरिज्म के अंदर जो लोग खास तौर पर जब एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो वो ये ख्याल नहीं रखते कि अपनी आइटनरी डिफाइन नहीं करते, बिल्कुल प्रॉपर आइटनरी विद बुकिंग डिटेल्स आपको देने, चाहे वो होटल बुकिंग डिटेल्स हो, चाहे वो आपको जहाँ आप टूरिज्म आप कह रहे हैं कि मुझे जो है जाकर मैडम टुसाड का जो है वो म्यूजियम देखना है, तो आपने ना एडमिशन टिकट्स उसके लिए ना उसके बारे में कोई बताया है, तो आपकी सीरियसनेस बहुत नजर आना बहुत बिल्कुल ऐसे है। तो टूरिज्म की एप्लीकेशंस आपकी बहुत कम आपकी रिफ्यूज़ होगी अगर आप प्रॉपर टूरिज्म के मिजाज के साथ और ज़ौक़ के साथ अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कभी भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। राइट, सो लास्टली टू कंक्लूड दिस, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अक्सर जब विजिटर वीज़ाज अप्लाई करने की बात आती है तो लोग ट्रैवल एजेंट्स का भी रिव्यू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो टूरिज्म इंडस्ट्री में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि विजिटर वीज़ाज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए क्या ट्रैवल एजेंट के पास जाना बेहतर रहेगा या एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास? देखिए, चॉइस तो एस्पिरेंट के ऊपर अपनी होती है, राइट, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स होते हैं और उनके पास तजुर्बा डिफरेंट होता है, वो ऑडिट करते हैं, वो मशवरा देते हैं, डूज एंड डोंट्स आपको बताते हैं। राइट, वो ट्रैवल एजेंट के पास ना इतना टाइम होता है, ना उसके पास इतनी एक्सपर्टीज होती है, ना उसके स्टाफ मेंबर्स इतने क्वालिफाइड होते हैं। तो इसलिए हमारे जहाँ हमारे कल्चर के हिसाब से हम जब बात करेंगे तो हमें अवॉइड करना चाहिए यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को अप्लाई करते हुए, इवन यूरोप के लिए भी अगर हम चाहें तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए मेनली इन 3 कंट्रीज के लिए, कि हम ट्रैवल एजेंट के बजाय आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करें, और ऐसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करें जिनके पास वेल एक्सपीरियंस बैकअप हो और वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और एक अच्छी एप्लीकेशंस कैसे बनकर आती है सामने। बिल्कुल ऐसे है। और मैं समझता हूँ कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर बड़ी एप्लीकेशन से डील कर रहे होते हैं, इमिग्रेशन एप्लीकेशन से डील कर रहे होते हैं, तो कवानीन की जो नॉलेज है वो बड़ा सपोर्ट कर देती है इन छोटी एप्लीकेशन, विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन को डील करने में। जी, जैसे मैंने एक वक्त मैंने ये भी बात की थी कि ना एनालिटिकल अप्रोच, जैसे कि हमारे केस मैनेजर्स बन जाते हैं, होता है, तो एनालिटिकल अप्रोच कंसल्टेंट से मुकाबला नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। वो एडवाइजर जो एडवाइजर मोड में होता है उसकी एडवाइजिंग कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बहुत डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसे। वो केसेस को देखकर और उसका और वही गाइडेंस और वही एडवाइस के जो है सारे खिदमत और वही पे ऑफ करता है। तो बेसिकली आपकी एडवाइजिंग कि आपको केस को कैसे लेके चलना है। जैसे एक बड़ा वकील होता है, वो प्ली लेता है और फिर वो केस को विन करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे कंसल्टेंट जिनकी एनालिटिकल अप्रोच अच्छी है उनसे ही रुजू करके अपना केस को करना चाहिए, ना कि हम एजेंट्स के पास जाएं और कोई 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए ले रहा हो और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि भाई नहीं होगा तो मैं वापस कर दूंगा। तो आप खुद सोच समझ सकते हैं कि जो नॉन क्वालिफाइड होते हैं लोग, जो बेचारे या इतना जानते नहीं हैं, नाइफ होते हैं यूजुअली तौर पर, तो वो हजरात इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि 15 लाख ले लो, 12 लाख ले लो, 20 लाख रुपए ले लो, नहीं होगा तो देखें वो 10 लोगों से करेगा, 9 लोगों को वापस भी कर दे, एक पे ही उसका काम हो जाए तो वो खुश है। तो उसका टारगेट ये बेसिकली गिमिक्स है, मनी मेकिंग के गिमिक्स है जो लोग अक्सर नहीं समझते हैं। अब चूंकि हमने एजुकेट करना शुरू किया है, मुझे 1200 किलोमीटर लोग जो है वो चल के आते हैं और बताते हैं कि मुझसे यूँ कहा जा रहा है, यूँ किया जा रहा है, और मैं फिर उनको गाइड करता हूँ। तो मेनली हमारा मकसद तो ये है कि एजुकेट किया जाए, और उस एजुकेशन के नतीजे में अगर कोई हमारी खिदमत हासिल करना चाहे मोस्ट वेलकम है, लेकिन वो कहीं और जाकर भी किसी अच्छे कंसर्न जहाँ पर वो सेटिस्फाई होता है कि आपका ड्यू डिलिजेंस का है ऑब्लिगेशन कि आप जाएं, देखें, इवैल्यूएट करें और फिर अपने हिसाब से लोगों को करें, बट बहुत ह्यूज फीसेस देना डजंट मेक एनी सेंस। बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारी ऑडियंस के लिए, और चूँकि जिस तरह मैंने कहा कि समर वेकेशन भी अराउंड द कॉर्नर है तो लोगों के लिए बेहतर होगा वो ट्रैवल अपना प्लान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम एंड आई डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू कैच अप विद यू इन द नेक्स्ट वन। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, और अगर आप भी अपना नेक्स्ट ट्रैवल प्लान कर रहे हैं टू कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, देन यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद आवर एक्सपर्ट टीम, एंड फॉर मोर such kind of informative videos, do make sure to subscribe our YouTube channel. This is Abubakar Adil signing off. See you in the next one.